हेलो, वेलकम बैक। क्या है परफेक्ट गैस इक्वेशन? काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस की स्टडीज को आगे लेके जा रहे हैं हम। राइट, परफेक्ट गैस इक्वेशन। अब इसमें पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। परफेक्ट गैस इक्वेशन, इसके अलग अलग रूप देखेंगे। इसको कई कई कितने तरीकों से मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, वो देखेंगे। और वो जो हम मैनिपुलेट करते जाएंगे ना, उसी में गैस कांस्टेंट या रीडबर्ग्स गैस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो सबसे पहले है पी वी इज इक्वल्स टू के टी। राइट, ये एक फॉर्मेट है इक्वेशन का। 1 नंबर लिख देता हूं यहां पर। के का मतलब है एन ए इंटू के बी। राइट, क्या है एन ए? एन ए नहीं है, एन है। एन के बी। तो के तो कांस्टेंट ही है, इसको एक्सपांड करके हम ऐसे लिख सकते हैं एन के बी टी। के बी क्या है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल्स पर केल्विन। एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह दो या एटम्स कह दो, मतलब गैस मॉलिक्यूलर है तो मॉलिक्यूल यूज करो, गैस अगर एटॉमिक है तो एटॉमिक यूज करो। अब इसी चीज को हम थोड़ा घुमा फिरा के ऐसे लिख सकते हैं कि पी वी एन टी इज इक्वल्स टू के बी, है ना। सो अल्टीमेटली हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी वन वी वन बाय एन टू टी टू, क्योंकि के बी तो कांस्टेंट है। तो इनिशियल कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यूज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर। सो ये एक स्वरूप हुआ या रूप हुआ या फॉर्मेट हुआ या प्रेजेंटेशन कह दो ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन, परफेक्ट गैस इक्वेशन। आइडियल गैस कहो, परफेक्ट गैस कहो, दोनों ही सेम ही है, कोई फर्क नहीं निकलता है। फिर दूसरा जो है वो ये है पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। ये दूसरा फॉर्मेट है इक्वेशन का। पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, वेर म्यू इज number of moles, right? R is gas constant। गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी ढूंढी हुई है 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन ए इंटू के बी। आर इज इक्वल्स टू एन ए इंटू के बी। एन ए क्या है? एवोगैड्रोस नंबर। के बी क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू मिलेगी। राइट, फॉर इसको नीचे लिखना है। फॉर 1 मोल या 1 मोल ग्राम भी कहते हैं कभी कभी इसको। सो 1 मोल के लिए आर की वैल्यू आती है 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। लेकिन अगर मुझे मोल की जगह पे ग्राम दिया हुआ है, राइट, अगर मोल्स की जगह पे ग्राम दिया हुआ है तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? आर की जगह पे मैं स्मॉल आर लिखूंगा, कैपिटल आर को मैं एम से डिवाइड कर दूंगा। एम इज मॉलिक्यूलर वेट। चलो मॉलिक्यूलर वेट पूरा ही वर्ड यूज करता है, कोई नोटेशन यूज नहीं करना है। और ये 8.31 जूल्स पर मोल पर केल्विन, और इसको 1.98 कैलोरीज पर मोल केल्विन। सो ये हो गया दूसरा फॉर्मेट परफेक्ट गैस इक्वेशन का। याद रहना चाहिए ये ढंग से। फिर इसके बाद में एक रिलेशन है कि
म्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। चलो मैं ब्रैकेट में लिख ही देता हूं इसको, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट में क्या फर्क है, एक ही बात है। मॉलिक्यूलर मास कह दो, मॉलिक्यूलर वेट कह दो, एक ही बात है। म्यू को हम ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, एन अपॉन एन ए। एन इज गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह दो, इट डिपेंड्स क्या दिया हुआ है, एटम्स दिया हुआ है तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल्स। कहीं पे सिर्फ एटम लिखा हुआ है तो ये समझ तुम्हें होनी चाहिए कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स। एंड दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। सो ये है म्यू के फॉर्मूला। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। फिर से ये इक्वेशन लिखूं मैं, पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। इसको मैनिपुलेट करता है तो आर को मैं ऐसा लिख सकता हूं एन ए इंटू के बी। आर को ऐसे लिख सकता हूं एन ए इंटू के बी इंटू टी, है ना। फिर इसके बाद में म्यू इंटू एन ए, म्यू इंटू एन ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स और या मॉलिक्यूल्स। तो चाहो तो कमेंट लिख दो ऐसा कि यूजिंग 3 पीवी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू के बी इंटू टी। वो वहां पर है इक्वेशन, देखो पीवी इज इक्वल्स टू एन इंटू के बी टी। चाहते तो डायरेक्टली वो भी लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसको P इज इक्वल्स टू एन बाय वी के बी टी। P इज इक्वल्स टू एन के बी टी। क्या होता है स्मॉल एन, वेर स्मॉल एन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। एन इज कॉल्ड एज डेंसिटी नंबर ऑफ गैस। डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी नंबर ऑफ गैस, ये एक अलग चीज होती है, तो ध्यान रहे। सो अल्टीमेटली P इज इक्वल्स टू एन के बी टी। ये एक और इक्वेशन का फॉर्मेट आ गया जिसको मैं नंबरिंग दे देता हूं 4। फिर आगे फिर से पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी में यूज करूं तो P इज इक्वल्स टू म्यू आर टी बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम की जगह पे मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मास अपॉन डेंसिटी। और m को मैं ऐसा लिख सकता हूं म्यू इंटू एम नॉट। ये जो m है इट्स ए गिवन मास। तो यूजिंग 3, चाहो तो यहाँ पे ऐसे कमेंट लिखो यूजिंग 3। ऐसे कमेंट्स लिखने ही चाहिए, खुद को भी समझ में आता है, कोई हमारी नोट्स देखे तो उसको भी समझ में आता है। म्यू आर टी रो, m की जगह पे मैं लिखता हूं म्यू एम नॉट। म्यू म्यू कैंसल, सो p इज इक्वल्स टू आर टी रो बाय एम नॉट। अब ये सब मैंने तुमको क्या बताया है, मैंने ये तुमको, यही इस टॉपिक से हमारा कंक्लूजन है कि जो गैस इक्वेशन है ना पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी, उसको कितनी अलग अलग तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो वही चीज तुमको इधर सीखनी थी। गैस कांस्टेंट ये 9 नंबर वाला भी हमने ढूंढ लिया, है ना। ये रहा आर की वैल्यूज और आर की वैल्यू के बारे में रिलेशन, ये 9 नंबर का आंसर है, न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ आर। फिर आगे बढ़ते हैं। आइडियल गैस और परफेक्ट गैस, ऑलरेडी ये पहले आ चुका है आइडियल गैस और परफेक्ट गैस, बट ये और एडिशनल कमेंट्स है आइडियल गैस परफेक्ट गैस के बारे में।
कि आइडियल एंड परफेक्ट गैसेस आर बोथ थियोरेटिकल मॉडल्स। यहाँ पर आइडियल गैस, आइडियल एंड परफेक्ट लिखा हुआ है, तो आइडियल एंड परफेक्ट कहो, आइडियल और परफेक्ट कहो, दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है। So ideal and perfect gas are both theoretical models that follow ideal gas law, possess negligible intermolecular force and size भी एकदम negligible या zero। negligible वर्ड यहाँ पर यूज किया है, बट negligible की जगह पर वर्ड zero बेटर सूट होता है। While often used interchangeably, perfect gas specifically implies constant specific heat capacities। अच्छा देखो, थोड़ा सा डिफरेंस है। परफेक्ट गैस का मतलब होता है कि उनकी स्पेसिफिक कैपेसिटीज कांस्टेंट हो, जबकि आइडियल गैस की हीट कैपेसिटीज में वेरी विद द टेम्परेचर। अच्छा, ये एक डिफरेंस है परफेक्ट गैस और आइडियल गैस में। परफेक्ट गैस में स्पेसिफिक कैपेसिटीज कांस्टेंट होती है और आइडियल गैस में वेरिएबल होती है। चलो अब ग्राफ के फॉर्मेट में हम समझते हैं रियल गैस और आइडियल गैस को। सो बेसिकली तीन लॉस, तीन ग्राफ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, तीनों ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे आइडियली कैसा होना चाहिए और रियल कंडीशंस में कैसा होता है। सो कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ द रियल गैसेस विद द आइडियल गैस ग्राफिकली, ऑल द कॉस्ट फॉर द रियल गैसेस, रियल गैस आइडियल गैस जैसा कब बिहेव करती है। कहा मैंने स्टार्टिंग में रियल गैस यानी कि मेरे पास में हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो ये रियल गैस आइडियल कंडीशंस के हिसाब से जो ग्राफ है वैसा कब बिहेव करती है, कब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये याद रखो। सो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर रहेगा ना, तब गैसेस आइडियल बिहेव करेगी। सो देखो, ये सबसे पहला वाला ग्राफ है, किससे वर्सेस ग्राफ है, पीवी म्यू टी वर्सेस पी, अलग अलग टेम्परेचर्स पे है। तो ये ऐसा कह दो नंबर ऑफ मोल्स लिया हुआ है, ये है ना, पीवी ढंग से लिखते हैं थोड़ा, पीवी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी। सो पीवी बाय म्यू टी इज इक्वल्स टू आर। आर गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स रहती है कि अलग अलग रहती है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.3, है ना, जूल्स पर मोल केल्विन। ये हमने देखा इधर, ये डेरिवेशन में देखा ना, गैस कांस्टेंट 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन, कैलोरीज के टर्म्स में 1.98 कैलोरीज पर मोल केल्विन, याद रहनी चाहिए वैल्यूज। तो कहने का मतलब है कि देखो ये आइडियल बिहेवियर है कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इस वन को इग्नोर कर दो, राइट, इस वन को इग्नोर कर दो, गैस कांस्टेंट की वैल्यू वेरी नहीं हो रही है। पर रियल गैसेस को ले लो, तो रियल गैसेस के केस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जो वैल्यू है प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, ये जो वैल्यू है काफी क्लोज है आइडियल गैस के। टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो, T2, ये T2 के लिए, ये T2 के लिए देखो दूर हो गया वो आइडियल गैस, ये इनके बीच में स्पेस कम है, तो नियरली आइडियल, ये काफी बड़े मार्जिन से आइडियलिटी को मिस कर रहा है। और T3 के लिए अगर मैं प्लॉट करूं, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर, तो ये तो कुछ ज्यादा ही आइडियल कंडीशन से डिविएट कर जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि द गैसेस बिहेव आइडियली एट हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर लो होना चाहिए। देखो कम प्रेशर था तब तक क्लोज ही था, जैसे ही प्रेशर बढ़ गया वो ग्राफ कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल होने की जगह पे वो वर्टिकल होते जा रहा है। सो थिंग टू बी नोटेड, थिंग टू बी अंडरस्टूड, थिंग टू बी रिमेंबर्ड। आगे बढ़ते हैं।
प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ यानी बॉयल्स लॉ का ग्राफ। ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ देखो, ग्राफ ही समझना है इसमें, ग्राफ ही समझना। और ग्राफ में क्या समझना है, ग्राफ में क्या समझना है, यही समझना है कि एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर बिहेवियर of gas will be ideal, else real behavior हो जाएगा। तो देखो अब सबसे पहले हायर टेम्परेचर वाला ग्राफ देखते हैं। तो हायर टेम्परेचर वाला कौन सा है, T1 वाला है ना। तो T1 में ये आइडियल वाला ग्राफ है, ये आइडियल वाला ग्राफ है T1 का, है ना। और रियल वाला ग्राफ T1 का, रियल वाला ग्राफ T1 का कुछ ऐसा है। तो क्या ये आइडियल जैसा ही है, हाँ या ना, क्या ये आइडियल जैसा ही है, हाँ ऑलमोस्ट हाँ, है ना। देखो दोनों ग्राफ एक दूसरे के पास पास है, अब देखो थोड़ा लोअर टेम्परेचर पे देखो, अब T2 के लिए देखो, कहाँ है T2, T2 ये रहा। देखो यहां से मैं प्लॉट करते जा रहा हूं, ये रहा T2, देखो। और आइडियल वाला कहाँ है, आइडियल वाला T2 का ये रहा, ये ऊपर वाला ग्राफ है आइडियल वाला T2 का। क्या सेम है दोनों, आइडियल बिहेवियर और रियल बिहेवियर सेम है, नहीं। देखो टेम्परेचर कम हुआ तो बिहेवियर में काफी बड़ा गैप आया, और सेम वे थर्ड टेम्परेचर यानी और लो टेम्परेचर और ज्यादा डिविएशन रियल बिहेवियर से। तो क्लियरली पता चलता है ज्यादा टेम्परेचर होगा, राइट, प्रेशर कम होगा तो आइडियल बिहेव करेगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का इक्वेशन हमने ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, फिर से नहीं लिख रहा मैं। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। सेम वे चार्ल्स लॉ में भी यही ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग। क्या है वो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, क्या था, प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई के लो, प्रेशर लो होना चाहिए, है ना। तो देखो सबसे लोएस्ट प्रेशर, सबसे लोएस्ट प्रेशर P3 वाला। तो ये P3 का आइडियल ग्राफ और ये P3 का रियल ग्राफ। देखो अब इन सब में चेक करोगे, है ना, तो P1 P2 और P3 इन तीनों सेट को कंपेयर करो तो कौन सा क्लोज मिल रहा है। मुझे तो P2 वाला काफी क्लोज लग रहा है रियल और आइडियल बिहेवियर में। सो ये है चार्ल्स लॉ का ग्राफ। सो लो प्रेशर पे आइडियल के क्लोज होना चाहिए, यहाँ पर ये P2 में हमको क्लोज मिल रहा है, मे बी ये किसी स्पेसिफिक गैस के लिए है, बट कंपेयर टू P1 P2 देखो साथ साथ में काफी डिस्टेंस तक चल रहा है। P1 तो इतने ही डिस्टेंस ऊपर से साथ साथ तो नहीं चल रहा है, वो डिविएशन होते ही जा रहा है, देखो गैप बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो ये आइडियल से काफी डिविएशन है P1 का, P2 काफी हद तक साथ साथ में जा रहा है ना। तो आइडियल जैसा ही बिहेवियर है एट प्रेशर P2, और P3 में अगेन डिविएशन है। सो बट ये चीज तो प्रूव हो रही है कि भाई लो प्रेशर होगा
तो आइडियल बिहेवियर होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। अब पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या है? पार्शियल प्रेशर का मतलब है कि एक कंटेनर है मेरे पास और इस कंटेनर के अंदर ना अलग अलग टाइप्स की गैसेस है। लेट्स से ये एक टाइप की गैस है, फिर ये दूसरे टाइप की गैस है, फिर ये तीसरे टाइप की गैस है। तो हवा में जो पार्टिकल्स होंगे, हवा में जो पार्टिकल्स होंगे वो तीनों की वजह से होंगे। ऑब्वियसली यस, है ना। इस बॉक्स के अंदर या इस कंटेनर के अंदर मैंने पेट्रोल रखा हुआ है, मैंने परफ्यूम भी रखा हुआ है, और लेट्स से मैंने पानी भी रखा हुआ है। तो इधर खड़े रह के मैं स्मेल करूंगा तो मुझे किस चीज की स्मेल आएगी? पेट्रोल की आएगी, परफ्यूम की आएगी। चलो पानी की जगह पे हम घास तेल ले लेते हैं, केरोसिन ले लेते हैं। तो मुझे किस चीज की स्मेल आएगी बताओ? इधर खड़े रहकर मैं स्मेल करूंगा तो मुझे किस चीज की स्मेल आएगी? पेट्रोल की, परफ्यूम की या केरोसिन की? मुझे तीनों की स्मेल आएगी। मे बी अगर परफ्यूम ज्यादा है तो सिर्फ परफ्यूम की ही स्मेल आए, इसीलिए हम जनरली परफ्यूम छांटते हैं ना। किसी के पास में जाओ तो पसीने की खुशबू या बदबू, डिपेंड्स। पसंदीदा इंसान है तो खुशबू लगती है, नहीं पसंद इंसान है तो बदबू लगती है। बस के अंदर ट्रैवल करो, पास पास में ट्रेन है भीड़ भाड़ वाली, तो हमें बदबू ही फील होती है पसीने की। तो वही छुपाने के लिए तो हम परफ्यूम लगाते हैं या डिओड्रेंट यूज करते हैं, है ना। तो जो भी चीज ज्यादा होगी उसकी वजह से उसके आसपास में पार्टिकल्स भी ज्यादा हो गए। बहुत सारा परफ्यूम है तो आसपास में पार्टिकल्स भी बहुत परफ्यूम के ही होंगे। और इसी को कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर मैं उसको इंग्लिश में कहूं तो ये कुछ ऐसा कहता है कि द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर of the ideal gas is the sum total of partial pressure due to individual molecules। से ये व्हाइट कलर के जो मॉलिक्यूल्स है, राइट, जो व्हाइट कलर के मॉलिक्यूल्स है उसका मोल्स है μ1। फिर रेड कलर के मोल्स है μ2 और येलो कलर के मोल्स है μ3, है ना। अब वो डिपेंड करता है किसका मोल, मोल यानी मोल्स, वो हिंदी वाला तोल मोल बोल वो नहीं, मोल MOLE मोल। अब जिसका भी मोल ज्यादा होगा उसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ओवरऑल प्रेशर जो होगा, राइट, द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस विल बी एज PV इज इक्वल्स टू μ1 μ2 μ3 और मे बी इससे ज्यादा भी हो R/T। ऐसा ऐसा कह सकते हो तुम के जो गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, उसी के अंदर मॉडिफिकेशन। अभी तक जो हमने देखा आइडियल गैस में कोई भी एक गैस, कोई भी एक गैस, कोई भी एक गैस कह रहे थे, मतलब मल्टीपल गैसेस का मिक्सचर है। तो क्या, तो कुछ हम मल्टीपल मिक्सचर है गैसेस का तो इक्वेशंस को कुछ ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट आता है assumptions ऑफ द काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। ये थोड़ा मैंने कहा कि हम स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ों को हम मतलब सिंप्लीफाई करके ही पढ़ते हैं। सिंप्लीफाई करके यानी जैसे मैंने कहा कि वो गैस लॉज, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो रियली में तो कर्व मिलते हैं, बट सिंपल कंडीशंस कर दो, मतलब उसको सुलझा के थोड़ा एजम्पशंस के साथ करो तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो PhD नहीं कर रहे हैं हम, +2 तक जो नॉलेज हमको चाहिए उसके लिए जो एजम्पशंस
राइट, एजम्पशंस या कह दो कि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन क्या क्या है। So gas consists of very large number of atoms or molecules of the order of Avogadro's number, which are perfectly elastic spheres। ये एक assumption है कि गैस perfectly sphere होगी, इलास्टिक होंगे। इलास्टिक मतलब प्रेस किया दब गए, छोड़ दिया, अपना ओरिजिनल साइज में आ गए। For given gas they are identical in all the respects, but for different gases they are different। ये एक assumption है, ये भी एक assumption है। एक्चुअली हर गैस के एटम्स आइडेंटिकल नहीं होते, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं ना। क्लोरीन भी 2 आइसोटोप है, 35 नंबर वाला, 35 तो आया हुआ है, 2 है, आई थिंक 35 37 ऐसे 2 है। ऑक्सीजन के भी 2 है। वैसे तो ये एक एजम्पशन है कि इवन तो आइडेंटिकल नहीं है, हम आइडेंटिकल मान के चलते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन स्टेट ऑफ इनसिजेंट रैंडम मोशन। गैस एक जगह पे पड़ी रहने वाली नहीं है। मैंने यहाँ पर टोकरा भर के ऑक्सीजन रख दिया तो वो मॉलिक्यूल्स निकल के गोल गोल पूरी स्पेस में घूमना शुरू कर देंगे, छोटे बेबी की तरह। दे मूव इन ऑल द डायरेक्शंस विथ डिफरेंट स्पीड्स, ऑलमोस्ट 500 meters per second, obeys Newton's law of motion। The size of the gas molecules is very small as compared to the distance between them। If the size of the molecule is approximately 10 2 angstrom, तो उनके बीच का डिस्टेंस 20 गुना ज्यादा है। मतलब ये रहा एक गैस का पार्टिकल और दूसरा गैस का पार्टिकल इधर कुछ होगा 20 गुना। Hence the volume occupied by the molecule is negligible as compared to the volume occupied by the gas। The molecules do not exert any force of attraction or repulsion। ये भी एक चीज पक्की है। एक्सेप्ट ड्यूरिंग कॉलिजन यानी काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी जो भी है वो फुल्ली काइनेटिक के फॉर्म में है। ये भी काफी हद तक सही नहीं है। जो एनर्जी है गैस की वो पोटेंशियल की वजह से भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन रिपल्शन है। द कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद themselves एंड विद द वॉल्स ऑफ द वेसल आर परफेक्टली इलास्टिक। जरूरी नहीं है बट एजम्पशन में है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब 20 की स्पीड से आया था, टकराया, वापिस 20 की स्पीड से ही रिटर्न होगा। As such, the momentum and kinetic energy of the molecules are conserved, right, during the collision। क्या कहते हैं इस चीज को? इलास्टिक कॉलिजन्स, है ना। इलास्टिक कॉलिजन्स वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि इलास्टिक कॉलिजन्स एंड इन इलास्टिक कॉलिजन्स। सो जो इलास्टिक कॉलिजन्स होते हैं उसमें मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व्ड है। एग्जैक्ट इलास्टिक कॉलिजन तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। परफेक्टली इलास्टिक तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, ऐसा कॉलिजन कुछ भी नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंटेनर। हाँ, सब मॉलिक्यूल्स जमा होकर एक जगह पे बैठ जाएंगे, बातचीत करेंगे, वापिस चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो रैंडमली घूमते ही रहते हैं। अल्टीमेटली डेंसिटी थ्रू आउट होती है। अगेन ये एजम्पशन है, जैसे ये रूम में एयर कंडीशन चालू है तो ठंडी हवा नीचे बैठी हुई रहती है, मतलब हवा के पार्टिकल्स नीचे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अबाव। मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। जरूरी नहीं है बट एजम्पशन ऐसा मारते हैं कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। डिस्टेंस जो वो लोग कवर करते हैं दो कॉलिजन्स के बीच में, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। द कॉलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। कॉलिजन्स आर इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? मतलब कभी भी कॉलिजन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई उन लोगों ने टाइम्ड किया हुआ है कि भाई अभी कॉलिजन होगा बाद में कॉलिजन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो बहुत क्या कहते हैं, रैंडमली कभी भी कॉलिजन्स हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे आंख नाक कान तो होते नहीं है कि भाई हम देख के चले ऐसा वैसा। द कॉलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, दैट इज द टाइम ऑफ कॉलिजन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू टाइम इंटरनल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो टकराव बहुत कम टाइम के लिए होता है एज कंपेयर टू ट्रैवल टाइम, वही ये कह रहा है। राइट, सो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमको प्रेशर का इक्वेशन डिराइव करना है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है वो, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चीज़ें पढ़ो, समझो, जो ग्रास्प करने वाली है उन चीज़ों को ग्रास्प करो, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो।
थियरी पढ़ पढ़ के कुछ भला नहीं होने वाला है। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा ये चीजें दिमाग में जाएगी। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।